एआईएमआईएम की 32 सीटों पर किसे होगा नुकसान? कैसा रहेगा चुनावी नतीजा? आप सभी को मेरा अभिवादन। न्यूज़ वेब इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है। चुनावी अखाड़े में सभी खिलाड़ी अपने-अपने दांव फेंक चुके हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर हलचल मचा दी है। ओवैसी साहब न सिर्फ सीमांचल की सियासत को नई दिशा दे रहे हैं, बल्कि इस बार बिहार के सत्ता समीकरण को भी प्रभावित कर सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर किस्मत आजमाई थी और 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। इनमें से 4 सीटों पर एनडीए दूसरे नंबर पर था, जबकि केवल जोकीहाट में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। दिलचस्प यह है कि उन सीटों पर मुस्लिम आबादी 60% से ज्यादा थी और वहीं एआईएमआईएम ने सबसे मजबूत पकड़ दिखाई। बाद में इन 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए, लेकिन एआईएमआईएम का वोट बैंक उस चुनाव में तय हो चुका था। इस बार ओवैसी ने 32 सीटों का ऐलान किया है और इनमें सीमांचल से लेकर दरभंगा, सीवान तक कई अहम सीटें शामिल हैं। इन 32 सीटों में से 7 सीटों पर मुस्लिम आबादी 60% से अधिक है। बहादुरगंज, कोचाधामन, किशनगंज, अमौर, बायसी, बलरामपुर और जोकीहाट। वहीं 40 से 60% मुस्लिम आबादी वाली सीटें हैं ठाकुरगंज, कसबा, प्राणपुर, कदवा और अररिया। इसके अलावा 12 सीटों पर मुस्लिम जनसंख्या 25% से ज्यादा है। मनिहारी, बरारी, ढाका, भागलपुर, सीवान, दरभंगा ग्रामीण, जाले केवटी, गौड़ा बौराम, बाजपट्टी, बिस्फी आदि। कुल मिलाकर 32 में से 24 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 2020 में इन 32 सीटों में से 16 महागठबंधन, 11 एनडीए और 5 एआईएमआईएम ने जीती थी। महागठबंधन के लिए खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि पारंपरिक रूप से मुस्लिम वोटर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ रहे हैं। सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे के अनुसार पिछले चुनाव में 76% मुस्लिम मतदाताओं ने महागठबंधन को, जबकि सिर्फ 11% ने एआईएमआईएम को वोट दिया था। अगर इस बार ओवैसी की सक्रियता उस 76% वोट में सेंध लगाती है, तो महागठबंधन के समीकरण उलट सकते हैं। इन 32 सीटों में 17 सीटें ऐसी हैं जहां एआईएमआईएम पहली बार चुनाव लड़ेगी। इनमें से 8 सीटें महागठबंधन और 9 एनडीए के कब्जे में थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछली बार महागठबंधन ने जिन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जैसे ढाका, जाले, केवटी, गौड़ा बौराम, बिस्फी, गोपालगंज, वहां उन्हें भाजपा या एनडीए उम्मीदवारों से हार झेलनी पड़ी थी। यह साफ संकेत है कि मुस्लिम चेहरे उतारने से वोटों का जोड़ नहीं बन रहा, बल्कि वोटों का बिखराव हो रहा है और यही ओवैसी के लिए मौका बन सकता है। अब तक एआईएमआईएम का प्रभाव सीमांचल तक सीमित माना जाता था, लेकिन इस बार पार्टी ने भागलपुर, सीवान और दरभंगा जैसे इलाकों में भी मैदान में उतरने का फैसला किया है। यह ओवैसी की रणनीति का नया चेहरा है, यानी बिहार की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं के साथ-साथ पिछड़े वर्गों के भीतर भी पैठ बनाना। अक्सर ओवैसी पर वोट काटने का आरोप लगता है, लेकिन 2020 के आंकड़े बताते हैं कि एआईएमआईएम ने ज्यादातर सीटों पर एनडीए को नुकसान पहुंचाया था, न कि महागठबंधन को। इस बार भी स्थिति वैसी ही रह सकती है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं के साथ-साथ दलित और पिछड़े वर्ग के कुछ हिस्सों में भी एआईएमआईएम अपनी पकड़ बना रही है। अगर ओवैसी का गठबंधन पशुपति पारस की लोजपा और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से होता है, तो यह तीसरा मोर्चा महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। एआईएमआईएम ने अभी केवल 32 सीटों का ऐलान किया है, लेकिन पार्टी का कहना है कि 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। अगर यह रणनीति आगे बढ़ती है, तो बिहार की राजनीति में ओवैसी एक किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। इस बार मुकाबला केवल जीत का नहीं, बल्कि किसके वोट बैंक में सेंध लगती है, इसकी जंग ज्यादा दिलचस्प होगी। बिहार की सियासत में एआईएमआईएम की मौजूदगी अब प्रतीकात्मक नहीं,
बल्कि निर्णायक होती जा रही है। ओवैसी साहब ने एक बात तो साफ कर दी है, बिहार की राजनीति अब 2 ध्रुवों में नहीं बटी रहेगी। तीसरा चेहरा भी मैदान में है और उसका नाम है एआईएमआईएम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।